हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पीवाईक्यू सीरीज की शुरुआत कर दी है और उसमें हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे वो थे त्रिभुज के, कुछ क्वेश्चन थे हमारे बहुपद के। ठीक है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे और हमने वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे आज से। ठीक है, और हमारी बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। यानी हमसे इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन हमें इसमें दे रखा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे दे रखा है बारंबारता। ये सांख्यिकी से है आपका बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। और इसमें क्या दे रखा है, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना के दे रखा है, उसमें वैल्यू आपको दे रखी है अलग अलग। क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें वैल्यू दे रखी है कि अगर वर्ग अंतराल 1 से 3 है तो उसकी बारंबारता 7 है। वर्ग अंतराल अगर 3 से 5 है तो उसकी बारंबारता 8 है। अगर वर्ग अंतराल हमारा 5 से 7 है तो उसकी बारंबारता हमें दे रखी है 2। अगर 7 से 9 है तो भी हमें बारंबारता दे रखी है 9। ठीक है, और अगर हमारी बारंबारता है 9 से 11 तो हमारी बारंबारता, अगर हमारा वर्ग अंतराल है 9 से 11 तो हमारी बारंबारता है 1। ठीक है, तो इतना तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग अंतराल बारंबारता है, तो इसमें बहुलक बताओ। क्या बताओ हमें? बहुलक। बहुलक लिखा है निम्नलिखित में से बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा मतलब हमें एक ऐसा बताना है इसमें से, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, एक ऐसा वर्ग अंतराल इसमें से बताना है कि जिसमें बहुलक क्या होता है। तो अब आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। ठीक है, क्या होता है बहुलक, होता क्या है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुलक आपने पढ़ा होगा सांख्यिकी में कि बहुलक क्या होता है। हमारे पास कोई भी बारंबारता अगर मैं लिखूं, कैसे, जैसे कि मैं लिखूं लाइक दैट 2 2 सॉरी 2 3 2 और 4 2 2 5 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, एक बारंबारता है मेरे पास। तो अब इसमें बहुलक कैसे निकालोगे? बहुलक निकालने का बहुत आसान है। सबसे आसान तो बहुलक ही है भाई, जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। देखो ये 2 2 2 2 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो हम लोग इस बारंबारता का बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुलक? सॉरी 5 नहीं, इसका बहुलक हो जाएगा 2। कितनी बार आया वो नहीं देखना हमें, क्या संख्या आई है वो जो हमें बताना है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के लिए कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, वो भी कुछ नहीं देखना है, बस क्या देखना है आपको कि किसकी बारंबारता अधिक है। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी अधिक है? 8। 8 इसमें सबसे ज्यादा नंबर है। 8 यानी सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता, और किस वर्ग सीमा पर है? 3 से 5। किस पे है? 3 से 5। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग क्या है हमारा? 3 से 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान था, एकदम आसान था। लेकिन जब ये क्वेश्चन लॉन्ग में देगा तो उसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए बहुलक का। उसमें होता है हमारे पास एल होता है, निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है, ये बारंबारता एफ नॉट होता है, ये एफ वन होता है, और किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो वर्ग सीमा होती है उसको घटा के लाना रहता है वैल्यू, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। अभी आपसे सिर्फ ये पूछा है कि बताओ बहुलक वर्ग होगा, तो कैसे निकालोगे बहुलक वर्ग? जो भी नंबर ज्यादा दे रखा है, जैसे 8 है, अब यहाँ पे लाइक दैट मैं क्वेश्चन बदल दूं, मैं यहाँ पे कर दूं 11, तो अब बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 5 से 7 हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा बारंबारता होगी भाई भाई हमारा बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड वाले भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को फंसाने की। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या था? उसमें था कि सिर्फ घात नहीं बताने में, घातों का योग बताना है, जो घात आ रही है उसका योग बताना है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है ये तो आज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार कागज को 40 सेंटीमीटर, यानी एक आयताकार, ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लैंग्वेज में होता है क्वेश्चन, तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर तो आपका टाइम जाएगा और उस वीडियो बिला वजह लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक उसकी मिल जाएगी आपको, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर क्या है इंटू 22 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, हमें ये क्या दे रखी है, क्योंकि आयताकार है तो आयत क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी कि हमें ये लंबाई ये चौड़ाई दे रखी है। सेंटीमीटर को मोड़कर, मोड़कर क्या करते हैं? मोड़कर क्या बनाया है? मोड़कर एक खोखले बेलनी आकार में बनाया गया है। मतलब पहले एक क्या था? आयत था, उसको मोड़कर एक क्या बनाया गया? बेलन बनाया
जाता है। क्या बनाया जाता है? एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, अब जब बेलन बनाया जाता है तो कह रहा है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो हमें क्या बताना है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, अब बताओ। लेकिन इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, क्या दे रखा है? ए है हमारे पास 3.5, बी है हमारे पास 7 और सी है हमारे पास 80/7 और डी है हमारे पास कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये सब सेंटीमीटर में है भाई, सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई में दे रखी है, को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? कितना है? 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे। कैसे होगा सॉल्व? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। देखो क्या क्या रखा है, एक आयताकार, इट मींस ये देखो, ये जो है मेरा ना एक, ये क्या है? एक आयत है। क्यों? क्योंकि ये लंबाई गुणे ऊंचाई। इसने क्या किया, एक आयताकार बेलन को, सॉरी एक आयताकार कागज को, इट इज एक आयताकार कागज है हमारे पास ये, इसको मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन कैसा होता है? ये देखो, आयताकार कागज आयत ऐसे होता है और बेलन कैसे होता है? इस तरीके का। सिलेंडर, सिलेंडर देखा है, वही होता है हमारे पास बेलन। तो अब मैं क्या करूं, इसको मोड़ कर, देखो इस तरीके से मोड़ दूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। रुको दिखाता हूं कैसे। ये देखो, ये क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मुड़ नहीं रहा है, बट फिर भी ये क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। और बेलन में हमें क्या दे रखा है? ये आयताकार कागज, यानी कि इसकी ये जो ये लंबाई ये 40 है और ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई ये कितनी है? ये चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई ये देखो 22 है। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई। तो अब जब मैं इसका बेलन बनाऊंगा ना ऐसे बेलन, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो अब मेरे पास लंबाई थी तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो मेरी आयत की लंबाई थी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई जो थी वो क्या हो जाएगा? इसका, इसकी परिधि हो जाएगी। किसकी परिधि? जो नीचे यहाँ पर वृत्त बन रहा है उसकी। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझो क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग से समझना है इसको। यहाँ पे हमें ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और फिर ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये 22 सेंटीमीटर है हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमारे आयत की। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मोड़ दूंगा, इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया, मतलब क्या कि इस तरीके से मोड़ दिया। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो यहाँ चला गया नीचे, इसने बना लिया वृत्त, और ऊपर वाला पोर्शन क्या बना लिया? यहाँ पे ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो एक और तरीके से समझो। कैसे समझो? इसी के बराबर नहीं बना दो, इट मींस यहीं पे बना दो। कैसे? ठीक है, इसको ले लो 40 सेंटीमीटर और ये कितना है? ये है 22 सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा है? ये देखो ऐसे था, ये खुला पेपर था, इसको मैंने मोड़ दिया, ये बना दिया। तो अब ये इसकी ऊंचाई तो यहाँ पे हमें दे रखी है क्या, यानी कि देखो ऊंचाई क्या बन गई? 40 सेंटीमीटर। तो जब ऊंचाई बन गई 40 सेंटीमीटर, तो ये जो नीचे वृत्त बना, यहाँ क्या होता है? दो वृत्त बनाते हैं, दो वृत्त नीचे बन जाता है ऊपर नीचे। तो यानी कि इसकी क्या हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे कुछ आर हो गई होगी, यहाँ पे रेडियस हो गई हो आर, वही हमें त्रिज्या निकालनी है आर। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि इसकी पूरी परिधि क्या बन गई? 22 सेंटीमीटर। यही मुझे बताना है कि इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है कितना? 2 पाई आर होती है कि नहीं? कितनी होती है? 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। वहां से आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी मैं बताया कि जो इसकी चौड़ाई होगा बन गई, हमारे वृत्त की परिधि बन गई, तो यहाँ से आ जाएगा 22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 22 बटे ये कितना चला जाएगा डिवाइड में 2 पाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 पाई इधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? यहाँ से आ जाएगी अपने पास आर की वैल्यू 2 और 2 और 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 11/पाई। कितना आ जाएगा? ये 11/पाई आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है? दो वैल्यू होती है, एक तो 3.14 और एक क्या होती है पाई की वैल्यू? 22/7। तो यहीं पे रख दो पाई की वैल्यू 22/7। क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू जैसे मैं रखूंगा 11 और 22/7, तो 22 यहाँ और 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ रखूंगा 22/7 तो ऊपर चला जाएगा ही, तो 11 दूना 22, तो कितना आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो 7/2 यानी कि 7 का आधा कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सी वैल्यू है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान है, बस हमें करना है कि जो हमारा आयत दे रखा था उसे मोड़ के क्या बना दिया है?
बेलन बना दिया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप में। और ये कहाँ से आपके मेंसुरेशन से ये सवाल है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रमिति से आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति जो मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, यानी कि क्या लंब आधार कर्ण, पूरा मैंने पूरा 1 घंटा दिया था मैंने उस पर अच्छे से समझाया था। उसका टेस्ट होने वाला है कि देखें क्या आपको याद है या आप भूल गए, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ये देखिए इसमें दे रखा है कि 8वां क्वेश्चन, यदि cot 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है अपने पास दे रखा है, यदि यदि 3 cot a, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a कितना है 4, तो sec a का मान निकालो। तो sec a का मान, यानी sec a का मान क्या होगा हमें बताना है। ऑप्शन भी हमें दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है 3/4, b की वैल्यू दे रखी है हमें 5/4 और c की वैल्यू दे रखी है हमें 2/3 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर 3 cot a = 4 हो तो sec a का मान निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मेरे साथ करते जाइए तो होता जाएगा। 3 cot a = 4, 3 cot a = 4, यानी कि cot a की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, cot a = देखो 4, ये डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। कुछ नहीं किया है, बस इसको बदला है। 3 cot a था = 4, तो cot a = कितना हो गया 4/3। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था यहाँ देखो लाल बटे कक्का, ये किसके लिए था, ये था हमारे पास जब हमारे पास साइन हो, कॉस हो और टेन, 3 बताया था मैंने, साइन कॉस और टेन के लिए। जब साइन हो तो लाल लंब बटे कर्ण यानी कि L/K, आधार बटे कर्ण जब कॉस हो, और लंब बटे आधार जब क्या हो टेन। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे कॉट के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, पलट देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये जैसे लंब बटे आधार है तो इसको पलट दो। कैसे पलट दो, इसको बदल दो, ए इस तरीके से कर दो, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, यही हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ था साइन के लिए, तो ये वाला किसके लिए होगा, ये वाला हो जाएगा कॉसेक के लिए, क्योंकि मैं बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इसी तरह से कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये था कॉस के लिए तो ये हो जाएगा सेक के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट के लिए, क्योंकि यहाँ टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट के लिए क्या है हमारे पास, आधार बटे लंब, मिला जुला के मैं ये बताना चाह रहा था कि कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब हम लिख सकते हैं कॉट। तो यानी कि कॉट a = 4/3 है, यानी कि हमें 4 हमारा यहाँ क्या है आधार है और 3 क्या है हमारे पास लंब है। यही मैं बताना चाह रहा था कि आधार और लंब क्या है मेरे पास, समझ गए। तो यानी से आधार बटे लंब कॉट का होता है, तो यहाँ से हमारे पास आधार और लंब की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा बनाऊंगा अपना एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में मैं आधार और लंब की वैल्यू रख दूंगा। आधार होता है ये, तो ये हो जाएगा 4 और ये क्या होता है 3, ये 3 हो गया। इसका एक मान दे देते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, ठीक है, a और b और c बोल देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये करूंगा कि मुझे भाई कर्ण की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है सेक a। तो अब यहाँ सेक a में यहाँ से समझ लो, जैसे यहाँ आधार बटे लंब किसका था, कॉट का, सेक का क्या है, सेक का है कर्ण बटे आधार, सेक का क्या है कर्ण बटे आधार, यानी सेक a के लिए मुझे चाहिए, सेक a के लिए मुझे क्या चाहिए, कर्ण बटे आधार, यही तो चाहिए, कर्ण बटे आधार चाहिए। अब आधार तो मुझे पता है कितना 4, यानी 4 रहेगा मेरे पास, आधार तो 4 रहेगा, तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे देखते हुए चलो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन के लिए कम टाइम रहेगा, तो क्या करोगे, दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन अब 4 दोनों में, तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें कर्ण की वैल्यू क्या होगी, चलो निकालते हैं। कैसे आएगी कर्ण की वैल्यू, वही पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे पाइथागोरस थ्योरम थी, क्या था पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कर्ण क्या है भाई, हमारा कर्ण तो हमें निकालना है, तो x² ले लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, = 3, ये क्या है लंब है हमारा, तो 3 हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 यानी कि आधार का स्क्वायर, x² = 3 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई कर्ण की। अब जैसे ही हम हमारी कर्ण की वैल्यू, वैसे ही सेक a का मान रख दो मेरे भाई, सेक a का क्या जाएगी
सेके की यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 5 और आधार की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है 4। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, डरना नहीं है क्वेश्चन से। टाइम तब लगेगा जब आता ना हो, आएगा अगर पता है आपको ये कॉट ए को आधार बाई लंब लिख सकते हो, सेक ए को क्या बोलते हैं कर्ण बाई आधार लिख सकते हो, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। वैसे इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने इसलिए बताया था कि आपका ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। आपको पता होगा कि ये ट्रिक होता है, मतलब ये त्रिकोणमितीय ट्रिक होती है, जैसे आपको पता है कि 12 13 और 5 होता है, इसी तरीके से ये क्या होती है 3 4 और 5 होता है। ठीक है, ये भी इस तरीके से होती है। तो आप यहां से जैसे आपको 5 4 कहीं दे रखा है तो 3 हो गया आपको, यानी कि 3 और 4 लंब है तो 5 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो वहीं से आप बता सकते थे कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आज के हमारे, या फिर अभी बाकी है? नहीं 8 ही हुए हैं, अभी 10 तक करेंगे कम से कम। ठीक है, 10 तक करेंगे ताकि फटाफट, अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो सिर्फ हमारे पास वो विकल्प ही। ठीक है, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका से, वो जो मैंने बताया था आपको माध्य वाला, वहीं से चैप्टर, उससे क्या पूछ रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 है आपका। कह रहा है कि 1 से, यानी कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या का माध्य है, का माध्य है क्या है, और हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 3, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास 5, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास 8, ऑप्शन डी हमारे पास दे रखा है 9। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये 9 है, कितना ये, सॉरी इट इज 9। अब यहाँ पर हमें क्या कह रखा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य है, तो इसमें माध्य पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये हमें मांग रहा है कि माध्य क्या होता है। तो माध्य हमें पता है, किसी भी संख्या का, कोई भी 5 संख्या, जितनी भी संख्या मैं लिख दूं उसका माध्य कैसे निकालते हैं। सिंपल मैं बताता हूँ, 2 संख्याओं को लिख के, जैसे मैं लिख दिया 1 2, इसका माध्य निकालने का मतलब है क्या, ले लो एवरेज ले लो, माध्य ले लो। इसका मतलब है कि आप दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दो, यानी कि 2। इसका मतलब क्या है, अब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, इनका माध्य निकालो, तो कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 बटे 3। क्यों, क्योंकि 3 नंबर है, जितना नंबर है उतना ही लिख देना है, 1 2 3। ठीक है, बस इस तरीके से हम भी निकाल 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो पता ही है, 1 से लेके वो इनफिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो 1 से 9 तक की कितनी हो जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कितनी संख्या है, 1 से 9, यानी कि 9 है हमारे पास। ठीक है, जोड़ लो, कितना आ रहा है भाई, कितना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 हो गया 28 28 और 8 हो गया 36 36 और 9 45 आपके पास। तो यहाँ से आ गया आपके पास 45 बटे कितना है 9, भाग दे दोगे भाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और कितना आसान सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है भाई सवाल को करने के लिए, माध्य निकालने के लिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का फटाक से माध्य आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई आखिरी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये देखते हैं फटाक से। 10वां क्वेश्चन कहां से है भाई, 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि, ये रहा हमारे पास 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है अच्छी, ये प्रायिकता से है, अभी तक हमने प्रायिकता का एक भी सवाल नहीं किया, वहां से प्रायिकता से कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, मतलब आपको पता है कि ताश के पत्तों की गड्डी की बात कर रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी। और मुझे लगता है कि यही एक चैप्टर है मैथ का कि जिसे कोई भी लड़का आसानी से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें ताश वगैरह की बात हो रही है, तो जो ताश खेलते होंगे वो तो और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है 1/52, बी दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें 48, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1/13, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1/4।
ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहली बात तो भाई हमें पता होना चाहिए कि इक्का कब आता है, या कितने इक्का होते हैं हमारे, कितने इक्के होते हैं हमारे 52 पत्तों की गड्डी में। तो पहली बात भाई, जो खेलता है वो तो सबसे पहले इसे कर लेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इसमें कितने इक्के होते हैं, कितने बादशाह होते हैं और कितने गुलाम वगैरह जो भी होते हैं, इसमें लाल पत्ते कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो वो जो है वो डिटेलिंग तो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं जानते, जो नहीं खेलते, उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि इक्का कितने होते हैं 52 पत्तों की गड्डी में, 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रायिकता। प्रायिकता निकालनी, तो आपको पता होगा कि प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। प्रायिकता मतलब जितने भी आउटकम आ सकते हैं हमारे, मतलब कि जितनी भी संभावना है किसी भी, जैसे 52 पत्तों में इक्का, तो इक्का यानी कितनी बार आ सकता है, 4 बार। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी आ सकता है 4 डिवाइड बाय टोटल कितना है 52। इस तरीके से लिख सकते हैं प्रायिकता। जैसे कि अभी और दिखाऊं, जैसे कि समझो मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, एक सिक्का उछालूंगा तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यानी कि हेड और टेल आ सकता है अगर मैं एक बार उछालूं। ठीक है, तो कितनी संभावनाएं बन गई यहाँ पर, 2 टोटल बन गई, 2 संभावनाएं। लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि हेड कितनी बार आ सकता है, तो आपको अगर हेड अदनान भाई हो सकता है एक बार आया, 2 बार, कितनी बार, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेड के लिए आपको करना होगा 1/2। ये कैसे किया भाई, ये कैसे किया, ऐसे किया कि हेड एक बार आ सकता है इसमें, हेड टेल एक बार, और टोटल कितना है 2। इस तरीके से हम प्रायिकता को लिखते हैं, यानी कि कितनी बार आ सकता है इक्का, 4 और टोटल कितने हैं 52। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और ये 13 चौका 52। तो यानी सी 1/13, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है आज के लिए भी। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे पास अभी भी क्वेश्चन बाकी हैं, आगे क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज पे हैं, वो निर्देशांक ज्यामिति पे अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो एक चैप्टर बाकी रह गया हमारा। और हमने एपी से मतलब समांतर श्रेणी से भी नहीं किए हैं, उसके भी क्वेश्चन अभी हैं इसमें। इसमें हम अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना आता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर, या फिर मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, या फिर इसमें मैं बता रहा हूँ कुछ फार्मूले आपको। कैसे फार्मूले, पाइथागोरस का मैंने कई बार जिक्र किया, या मैंने पिछले वीडियो में माध्यिका का जिक्र किया था कि माध्यिका क्या होती है, वो कितनी। तो अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में उसे जरूर नोट कीजिए। ठीक है, आप उसे जरूर नोट कीजिए, ताकि जब एग्जाम पास में आए तो आपको फिर से मेरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप उसी कॉपी से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। अगली वीडियोस जो मैं लाऊंगा उसमें मैथ के तो क्वेश्चन रहेंगे ही, साथ साथ मैं साइंस की भी वीडियो लाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन मिलने लगे। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।